चलिए बेटा, जो आज का टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूमेरिकल पर्पज आल्सो। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का मतलब बेटा, बिकॉज वी आर इंडियन तो हम इंडिया के रेफरेंस में बात करेंगे एक तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका यूज क्यों है, हम क्यों इसको रीड कर रहे हैं बेटा। इकोनॉमिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था और फिर बता रहा हूं बेटा, इकोनॉमिक्स की कोचिंग हम लोग क्यों ले रहे हैं और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट किस तरह से हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक्स इज नॉट ए क्वेश्चन आंसर फॉर्म सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है बेटा आज हम इकोनॉमिक टेरिटरी पढ़ेंगे तो हाँ हमें ये लर्न करना है, क्वेश्चन आ सकता है। नहीं बेटा, पास्ट 20 ईयर से ये क्वेश्चन कभी नहीं आया डायरेक्ट। तो इकोनॉमिक्स इज ए अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, बट इसका बेटा यूज बहुत हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे आएंगे बताया तो मैं आपको। देखिए बेसिकली हमारे लिए कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है बेटा आगे चलकर जीडीपी। सबने सुना होगा बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बच्चे जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपको कुछ इनकम दी जाएंगी और आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बेटा इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और अगर नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा। इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within the domestic territory of a country in a given year, within the domestic territory of a country। तो बेटा हमें समझना ये है कि जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में प्रोड्यूस है वो जीडीपी में काउंट होगा। अब उसके लिए हमें समझनी जरूरी है डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं किसे। तभी तो हमें पता लगेगा ना ये प्रोडक्ट जीडीपी में काउंट होगा या नहीं होगा। दैट्स वाई अब किसी भी कंट्री की जो बेटा ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, जिसे हम मैप में देखते हैं बेटा। आप एसएसटी में बेटा मैप देखते थे, मैप में इंडिया की बाउंड्री देखते थे, तो अभी तक तो हमारे माइंड में वही आती है। तो हम लोग डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव बाय ए गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट ने बेटा जो भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव करी है, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जिसके अंदर बेटा हम लोग हमारी गुड्स और हमारे कैपिटल इजिली सर्कुलेट हो सकते हैं फ्रीली।
अब भाई आपको यहाँ से अगर चेन्नई जाना है तो बेटा कोई परमिशन चाहिए क्या, कोई वीजा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ से यूएसए जाना है तो क्या आप विदाउट परमिशन जा सकते हैं? इट रिक्वायर्ड वीजा। वीजा मतलब एक परमिशन ही होती है बेटा। तो ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज ऐसी है शायद हमें नहीं पता। तो वो कहता है कि ये भी इंक्लूड है डोमेस्टिक टेरिटरी में, जो शायद आपको नहीं पता। तो ये सारी चीजें भी हमारी जीडीपी में काउंट होती है। अब ये क्या है बेटा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बताता है बेटा, दैट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। तो बेटा आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जैसे मैप होता है ऐसे ही बेटा एयर स्पेस में भी मैप होता है और वाटर में भी मैप होता है। हर कंट्री की बाउंड्री सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं होती, बल्कि वो एयर में भी होती है और वाटर में भी होती है बेटा। अब सुनने में कई स्टूडेंट को कभी कभी अजीब लगता है बेटा कि एयर में सर कैसे बाउंड्री होती है। बिल्कुल बेटा, एयर में बाउंड्री होती है बेटा रेडियस के थ्रू। अब रेडियस के थ्रू बाउंड्री फिक्स कर दी जाती है। अब जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर बेटा एयरक्राफ्ट जाते हैं, शिप जाते हैं, तो वहां पर बेटा अगर आप दूसरी कंट्री का एयर स्पेस यूज कर रहे हो तो आपको वहां पर कुछ फीस देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर उस कंट्री ने वो एयर स्पेस अगर बंद कर दिया तो आपका रूट लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? एक छोटा सा एग्जांपल बताया तो आपको, जैसे अगर हम एग्जांपल से बात करें बेटा, एक तो ऐसा नहीं है एक परफेक्ट एग्जांपल, बट एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग इसके लिए ले सकते हैं। कैसे बेटा? मान लीजिए, सपोज अलग अलग बाउंड्री की बात कर लेते हैं बेटा। अब मान लीजिए ये हमारी कंट्री है बेटा, ये एक सेकंड कंट्री है, दिस वन, और ये बीच में एक थर्ड कंट्री है। अब इंडिया से बचे अगर शिप जाना है, एयरक्राफ्ट जाना है, तो बेटा बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इस कंट्री से इस कंट्री में जाना है तो डायरेक्टली जाएगा, रूट छोटा है। लेकिन ये जो शिप गया तो बीच में बेटा ये जो एरिया है, बीच का एरिया, आपने सेकंड कंट्री का यूज किया। अगर ये कंट्री अपना एयर स्पेस आपको ना दे, सपोज अगर ये कंट्री आपको अपना एयर स्पेस ना दे, तो क्या होगा बच्चे? तो होगा ये बेटा, हमारे एयरक्राफ्ट को यहां से मूव करके यहां जाना पड़ेगा, विच मेक्स हाई कॉस्ट इन फ्यूल, हाई कॉस्ट इन मेंटेनेंस एंड हाई टाइम। तो डेट्स वाई हम एक दूसरे से बेटा कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं कि आप हमारा एयर स्पेस यूज कीजिए, हम आपका एयर स्पेस यूज करेंगे। ठीक है? और या फिर हम आपको फीस देंगे, वट एवर, सो जो भी क्लोज होती है। तो ये भी बेटा आपकी बाउंड्री है। तो आपकी कंट्री का एयर स्पेस आपकी बाउंड्री हुआ, आपकी कंट्री का एयर स्पेस आपकी बाउंड्री हुआ, और उनकी कंट्री का एयर स्पेस उनकी बाउंड्री हुआ। एंड द सेम पैटर्न विल बी कंडक्ट इन वाटर बेटा। वाटर में भी बेटा सबकी अपनी अपनी बाउंड्री होती है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एज वेल एज बेटा एयर बाउंड्री, ये सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। नंबर वन, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा सबको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे समझते हैं बेटा। तो ये तो हो गया बेटा हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। अब इसके बाद बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसमें हालांकि यूज होने वाला बेटा सिर्फ ये पॉइंट है, लेकिन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्बेसीज। अब बच्चे हर कंट्री की एम्बेसीज होती है। एम्बेसी समझते हो बेटा क्या होती है? एम्बेसी होती है बेटा, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो बेटा इंडिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस हर कंट्री में खोल रखे हैं, ताकि जैसे यूएसए में हमारे इंडियंस रहते हैं बेटा, उनको कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, वो किससे कंसल्ट करेंगे? हमारी कंट्री का कोई डेलीगेशन है बेटा, यूएसए से कोई बात चल रही है, तो वो किससे कंसल्ट करेंगे? तो हमारी कंट्री का वहां पर एक ऑफिस बना दिया जाता है, और उसमें हमारी कंट्री के एम्बेसडर बैठते हैं, राजदूत, सुना होगा आपने।
तो बेटा वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही बच्चे उनकी कंट्री के एम्बेसडर हमारी कंट्री में, तो जो ऑफिस है उसे एम्बेसी कहते हैं बेटा। ऐसी ही कंसुलेट्स, ऐसी मिलिट्री बेस होते हैं बेटा, जो मिलिट्री के ऑफिस होते हैं एक दूसरे की कंट्री में। तो ये सारी चीजें बेटा हर कंट्री में, मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हर कंट्री के हर कंट्री में, लेकिन बहुत सी कंट्री के बहुत सी कंट्री में होते हैं, राइट। अब ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बच्चे यही है, एम्बेसीज। ठीक है ना, मैं अभी इसके बारे में डिस्कशन करूंगा आपसे डिटेल में, बट इससे पहले थोड़ा सा आपको आगे एडवांस समझा दूं। ऐसे बेटा जो हमारे रेजिडेंट्स, हमारे लोगों ने शिप या एयरक्राफ्ट चलाए हैं दो कंट्री के बीच में, अब भाई वो एयर चल रहा है कहीं पर भी, लेकिन बेटा है तो हमारी कंट्री का ना, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऐसी इंटरनेशनल सी में बेटा अगर हमारे लोगों ने कोई फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब ऑपरेट, तो खैर ये तो बेटा ये इसमें सिर्फ लर्निंग हो गया डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इस क्वेश्चन सर को आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ समझने रही। के लिए जस्ट मिनट बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, रुको। अब क्लियर है बेटा? हेलो, अब क्लियर है यस। बेटा जी? तो बेटा एम्बेसीज, अब एम्बेसी का क्या रोल है, क्यों आता है बेटा, वो मैं समझाना चाहूंगा आपको। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे बेटा, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। इसको समझते हैं बेटा एक एग्जांपल से। चलिए और थोड़ा सा इसको डिटेल में, अच्छे डिटेल में समझाता हूँ आपको। एक कलरफुल एक्सेल शीट ले लेते हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंगली एम्बेसी का क्या रोल है जीडीपी में वो समझते हैं। अब बेटा जी ये हमारा एम्बेसी का रोल आता है, मान लीजिए अब यहां पर एक रफली कॉन्सेप्ट बना रहा हूं बेटा। ये मान लीजिए बेटा पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया की, दैट इज द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया की हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है बेटा। इंडिया, राइट। अब इसके बाद इंडिया के बाहर क्या है बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब बहुत सारी कंट्री अलग अलग होती हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के वे में बेटा एक या दो ले लेता हूँ सिर्फ, ज्यादा नहीं। छोटी बड़ी अलग अलग सब कंट्री होती है बेटा, ठीक है ना। अब ये भी एक कंट्री है बेटा, लेट्स सपोज यूएसए मान लीजिए, ठीक है, ये भी एक कंट्री है बेटा। ऐसी बेटा ये भी एक कंट्री है। ये कौन सी कंट्री है, मान लीजिए चाइना, ये भी अपने आप में एक कंट्री है बेटा। अब इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री तो ये है बेटा, लेकिन इंडिया ने यूएसए में बेटा जी एक अपना ऑफिस बना रखा है जिसे हम कहते हैं एम्बेसी। है तो बेटा यूएसए की जमीन पर, लेकिन है तो इंडिया का, तो डेट इज द एम्बेसी ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूएसए। इसको मैं कहूंगा एम्बेसी ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन यूएसए। ऐसी बेटा एम्बेसी ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन चाइना। और ऐसे ही बच्चे यूएसए ने भी एक अपना एम्बेसी बना रखी होगी इंडिया में, नेचुरल है, ठीक है ना। ऐसी चाइना ने भी बेटा अपनी एक एम्बेसी बना रखी होगी इंडिया में। तो हर एक का हर एक की कंट्री में ऑफिस होता है। अब यहां पर समझ के चलिएगा, ये जो इंडिया की लैंड है बेटा, ये इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, लेकिन इसमें से बच्चे इस पोर्शन को मुझे अलग करना पड़ेगा। ये कहने को लैंड मेरी है, लेकिन मेरी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा। इसके अंदर जो भी खर्चा किया जाएगा बेटा, जो भी सैलरी दी जाएगी, वो सब मेरी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगी, वो बेटा जी यूएसए की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। समझ के चलिएगा प्लीज आप। ऐसी इसमें से ये जो पोर्शन है चाइना की एम्बेसी, कहने को मेरी लैंड पर है, मेरी कंट्री के अंदर है,
लेकिन इसके अंदर जो भी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सब चाइना की डोमेस्टिक इनकम है, मेरी नहीं है। ऐसे ही बेटा यूएसए में जो मेरे ऑफिस है, मेरे मतलब इंडिया के ऑफिस, इनके अंदर किया जाने वाला खर्चा मेरी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। तो लॉजिक क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा? लॉजिक ये समझाना चाह रहा हूं कि एम्बेसी जिस कंट्री में सिचुएटेड है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। एम्बेसी बेटा जिस कंट्री से बिलोंग करती है, जिस कंट्री की है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। राइट? तो इसी एग्जांपल के थ्रू बेटा अगर हम समझना चाहें, अब डेफिनेशन को दोबारा एक बार क्लियर करते हैं। देखो जो आपको यहां पर बता रहा है बेटा, ये डेफिनेशन में बता रहा है आपको, देखो यहां पर क्लियर कर बता रहा है बेटा जी, एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेस एक्सेट्रा ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। मतलब इंडिया की एम्बेसी, इंडिया के कंसुलेट्स, इंडिया की मिलिट्री बेस अगर अब्रॉड में हैं तो वो हमारे हैं। बट एक्सक्लूडिंग अदर कंट्रीज एम्बेसी विच लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, बट एक्सक्लूडिंग मतलब जो बाहर की एम्बेसी मेरी कंट्री में उनको छोड़कर। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा, जो मैंने अभी भी समझाया। इसका यूज क्या है बच्चे? इसका यूज यहां पर है, आपसे बेटा पूछा जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या क्लियर किया जाता है, क्या आप बताओ फॉलोइंग आइटम हमारे जीडीपी में काउंट होगी या नहीं होगी? इंक्लूड और नॉट, इसमें आपको दिया जाएगा। अब थोड़ा सा बेटा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता हूं आपको, यूएसए एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, कॉपी पे अगर लेके बैठे हो तो एक लाइन लिखिएगा बेटा, नहीं तो ध्यान से सुनिएगा। सैलरी पेड टू इंडियन वर्कर इन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा सर तो सुन बीच में सकते आपकी हैं। आवाज चली गई थी, आपने क्या बोला? एक और बार बोल दो। मैं बोल रहा हूं बेटा आप दोबारा, सैलरी पेड टू इंडियन वर्कर इन यूएसए एम्बेसीज सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सिचुएटेड इन इंडिया। बेटा सबके साथ बीच में सर आपकी आवाज चली गई। प्रॉब्लम। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। क्वेश्चन है बेटा, जीडीपी में ये आइटम इंक्लूड होगी नहीं होगी मेरी इंडिया की जीडीपी में? सैलरी पेड टू इंडियन वर्कर इन यूएसए एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। समझ के चलिए, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में सिचुएटेड है बेटा, और वो इंडियन लोगों को, वर्कर को पेमेंट दे रही है, इंडियन को। तो क्या ये हमारा डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी या नहीं होगी? टेल मी बेटा, आप लोग बता सकते हैं आंसर, यस और नो, कोई बात नहीं। ओपिनियन, जस्ट गिव योर ओपिनियन। सर सर होगी। होगी, गुड बेटा। और कोई ओपिनियन? जी, सर नहीं होगी। नहीं होगी। तो बेटा होगी का कोई एक्सप्लेनेशन है या नहीं होगी का कोई एक्सप्लेनेशन बेटा? सर क्योंकि वो काम तो यूएसए की एम्बेसीज के लिए कर रहे हैं। ओके,
गुड, चलिए बेटा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर समझने वाली क्या चीज है बेटा, हम बात करें डोमेस्टिक इनकम के लिए बेटा। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। जीडीपी में कोई चीज इंक्लूड होगी या नहीं होगी बेटा, यहां पर रिसीवर मैटरेबल नहीं है, प्लेस मैटरेबल है बेटा। दोबारा समझा के चल रहा हूं बेटा, हमारे जीडीपी में वो चीजें इंक्लूड होती हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होंगी। अब उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होंगी तो बेटा वो हमारे जीडीपी का पार्ट है, चाहे कमाने वाला इंडियन हो या चाइना हो या यूएसए हो, राइट। और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो चीज नहीं है तो बेटा उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आपको क्या बताया गया बेटा, सैलरी पेड टू इंडियन वर्कर इन यूएसए एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। तो बेटा आप थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पे जो डालो, जो मैंने अभी समझाया था, दोबारा उसी पे आता हूं। अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है बच्चे, तो क्या वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं है, नहीं है ना, वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन माय जीडीपी। चाहे कमाने वाले इंडियन है, चाहे यहाँ पर इंडियन वर्कर हो या यूएसए वर्कर हो बेटा। पर सर जो इनकम है वो तो इंडियन के पास जा रही है ना, बिल्कुल बेटा, तो मेरे को समझ नहीं आया। बिल्कुल ठीक बात है बेटा। देखिए, जब मैं कहूंगा मेरी कंट्री की नेशनल इनकम में आएगी नहीं आएगी, तब आएगी। जीडीपी का मतलब क्या है बेटा, डेफिनेशन क्या है जीडीपी की? जो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम हो रही है। मैंने ये कहा ही नहीं कि जो मेरे लोग कमा रहे हैं वो आएगा, वो नेशनल इनकम में आएगा आगे। तो अभी जीडीपी का मतलब बता रहा हूं आपको। जीडीपी का मतलब जो मेरी इंडिया की बाउंड्री के अंदर पैसा आ रहा है, कमाया जा रहा है, मेरे लोगों के थ्रू नहीं, मेरी कंट्री में। अब यूएसए की अगर एम्बेसी यहां पर है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माई कंट्री। अगर चाइना की कंट्री यहाँ है बेटा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माई कंट्री। ऐसे ही इसको अगेंस्ट एक और सिचुएशन से मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। अगर मैं यहां पर एक और ला लेता हूं बेटा, सैलरी पेड टू इंडियन वर्कर, सैलरी पेड टू बेटा इंडियन वर्कर, या मान लीजिए यूएसए वर्कर इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूएसए। यस, दैट इज माय डोमेस्टिक इनकम। क्यों? क्योंकि बेटा प्लेस इंडियन एम्बेसी है ना। तो आप पॉइंट क्या नोट करेंगे, एक बार बेटा कॉपी में लिखिए एक पॉइंट छोटा सा, या नोट्स में लिख लीजिए, जहां पर भी आप लिखना चाहें, आपकी मर्जी है। टू कैलकुलेट जीडीपी, टू कैलकुलेट जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी इज मैटरेबल बट रिसीवर इज नॉट मैटरेबल। इसका मतलब समझिए बेटा, जब हम जीडीपी काउंट करेंगे तो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर करती है, रिसीवर कौन है मैटर नहीं करता। अब रिसीवर यहां पर चाहे वो इंडियन वर्कर था, मैंने आपको बताया ना, चाहे वो इंडियन वर्कर था चाहे यूएसए का वर्कर था, मैटर नहीं करता बेटा, कुछ भी लिखो, लेकिन प्लेस मैटर करता है बेटा। तो जब भी आप जीडीपी के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो जीडीपी के लिए बेटा प्लेस मैटर करेगा। प्लेस का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी मैटर करेगी। अब वो डोमेस्टिक टेरिटरी अगर मेरी कंट्री की है तो बेटा वो मेरे जीडीपी में आएगी, चाहे उस पैसे को लेने वाला इंडियन हो, चाहे यूएसए का सिटीजन हो, चाहे चाइना का सिटीजन हो, लेकिन अगर वो मेरी कंट्री की डोमेस्टिक जीडीपी में आएगी। ये सर इस जीडीपी कॉन्सेप्ट का में पूरा हुआ है। जी बेटा सर बोलिए। जीडीपी में हम इन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इनकम इंक्लूड करते हैं या एक्सपेंस करते हैं? बेटा देखो ये चीजें बड़ी
टेक्निकली हैं, बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन भी पूछा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं मैक्रो, तो बेटा मैक्रो में ना हमेशा ध्यान रखिएगा, वो तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब ये चीजें आपको आंसर प्रॉपर मिल पाएगा, अभी तो मैं बेसिक डेवलप करवा रहा हूँ आपके। हमेशा बेटा एक्सपेंसेस और इनकम एक ही बात होती है। अब जैसे मैंने कहा यूएसए की एम्बेसी ने सैलरी दी, तो बेटा आपने सैलरी दी, खर्चा है, लोगों ने सैलरी ली, इनकम है। लेकिन बेटा हम पढ़ रहे हैं मैक्रो, तो मैक्रो में बच्चे एक ही बात होती है। जैसे मैं यहां पर कह दूं, समझिएगा इसको दोबारा, सैलरी पेड टू इंडियन वर्कर इन यूएसए एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, या इसकी जगह बेटा मैं आपको एक और लैंग्वेज दे सकता हूं, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन वर्कर इन यूएसए एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग बच्चे एक ही है। मतलब नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाथ देने वाला होता है और एक हाथ लेने वाला होता है, लेकिन हम मैक्रो पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैक्रो में जो देना है वही लेना है, काउंटिंग बराबर होती है। हाँ लेकिन दोनों सर काउंटिंग करेंगे ना मतलब जी। सर हाँ मतलब जैसे अगर जो लास्ट स्टेटमेंट है जो सैलरी पेड टू, इसमें तो इंडिया ने एक्सपेंस किया है ना, उसको मिल थोड़ा ना रहा इंडिया कोई, वो तो वर्कर वहाँ पे कोई भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो सर ये फिर हमारी जीडीपी में काउंट होगा, तो हमारी जीडीपी में मतलब एक्सपेंस काउंट कर रहे हैं हम। हाँ जी बिल्कुल बेटा, जब हम जीडीपी काउंट करेंगे ना तो आपको इकोनॉमिक्स में मेथड्स बताए जाएंगे। इकोनॉमिक्स में हम मेथड पढ़ेंगे आगे आगे, 3 मेथड पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। एक पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, एक पढ़ेंगे बेटा इसमें इनकम मेथड, और एक पढ़ेंगे हम वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर ओके मेथड सर। करेंगे तो बेटा जब हम अपनी कंट्री का सिर्फ एक्सपेंडिचर काउंट करेंगे, जब इनकम मेथड काउंट करेंगे तो हम अपनी कंट्री का सिर्फ इनकम काउंट करेंगे, और जब वैल्यू एड काउंट करेंगे तो जब हम अपनी कंट्री का वैल्यू एड काउंट करेंगे। तो ये अलग अलग मेथड्स आएंगे, ठीक है ना। ओके सर, अब क्लियर है सर। क्लियर है ना। धीरे धीरे देखो ऐसा मैं बताता हूँ आपको इकोनॉमिक्स में होता क्या है। इकोनॉमिक्स में ना ये चीज हमेशा रहेगी बेटा, कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज देयर। इकोनॉमिक्स इज अ नेम ऑफ सेकेंडरी नेम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मुझे इसे क्लियर करना है, अब ये चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन इससे लेफ्ट और राइट ना मेरे माइंड में 10 क्वेश्चन चलेंगे। वो सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे जब बेटा हम इस चैप्टर को कर लेंगे। जब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तब मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि बेटा अब इस नोट्स को ना फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग दोबारा से घर पे बैठ के रिकैप करो, क्योंकि जो सारे कॉन्सेप्ट आपके बंद जाएंगे तो बेटा अपने आप ही एक बंच बन जाएगा। अभी तो आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो जो इसके लेफ्ट और राइट के क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। हाँ लेकिन अभी भी माइंड में रखना मत, क्वेश्चन कोई भी होता है तो बेटा इमीडिएटली यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन कोई भी, ठीक है ना। तो वो चीज जरूरी है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा पूछिए, क्या पूछ रहे थे। चलिए नहीं हूँ। स्नेहा आपका हैंड रेज है बेटा, कोई डाउट है क्या। स्नेहा आपका बेटा हैंड रेज है, कोई डाउट है क्या। चलिए, तो बेटा कहने का मीनिंग ये है, इसलिए इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा है। मेरे साथ जब भी बच्चे पढ़ते हैं ना, कई बच्चों को लगता है कि सर की स्पीड थोड़ी कम है, या फिर सर पूरा 1 घंटा नहीं दे रहे, लेकिन बेटा मैं बड़ा अपने प्रिंसिपल पे चलता हूँ। मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्या कराने हैं, कैसे कराने हैं बेटा। तो मेरी क्लास कभी भी, जो बच्चे, आप तो बेटा काफी बच्चे मेरे से 11th में पढ़ ही रहे थे, खैर 11th में मैं इको नहीं पढ़ाता बट अकाउंट पढ़ रहे थे आप लोग। तो बेटा मेरी क्लास इसलिए ना कॉन्सेप्ट पे चलती है, टाइम पे नहीं चलती। और मैंने इसलिए कहा था कि इकोनॉमिक्स में 40 to 45 मिनट्स का लेक्चर रहेगा थ्रू आउट द ईयर, बट फिर भी सिलेबस बिफोर टाइम कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉपर सेट है कि कौन सा टॉपिक किस क्लास में कितना कराना है, डेट सेट। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता है आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या क्लियर कराना है इजिली। खैर है नहीं हो बेटा। अब डोमेस्टिक टेरिटरी आई थिंक क्लियर है सबको। एक टॉपिक और छोटा सा बेटा करा रहा हूँ, ये छोटा सा टॉपिक है बस, रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब होता है बेटा
पैसा रिसीव करने वाला आदमी कौन है, वो पर्सन कौन है। तो ये इसलिए समझाना जरूरी है, हालांकि इसकी भी कभी डेफिनेशन नहीं आती। हमारे माइंड में क्या होता है बेटा, रेजिडेंट और सिटीजनशिप एक ही वर्ड यूज होता है, पर बेटा आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर रेजिडेंट और सिटीजन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सिटीजन का मतलब होता है बेटा जहां पर आपका बर्थ हुआ है, जहां पर आप परमानेंटली रहते थे, वो आपका सिटीजनशिप है। अब मैं इंडिया में पैदा हुआ, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, पर मैं आज भी इंडिया में रहता हूं, इंडिया का रेजिडेंट भी हूं। पर बेटा सपोज मैं इंडिया में पैदा हुआ लेकिन आज मैं बाहर सेटल हो गया हूं, तो बेटा मैं सिटीजन तो इंडिया का हूं, लेकिन आज रेजिडेंट कहाँ का हूं, जिस कंट्री में रहता हूं। तो रेजिडेंट बेटा आपका प्रेजेंट दिखाता है, जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस कंट्री में आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस कंट्री में आपका एक्सपेंडिचर है, जिस कंट्री में आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और सिटीजनशिप होती है बेटा, सिटीजनशिप होती है जिस कंट्री में आप पैदा हुए, आपका बर्थ हुआ। तो हमारे लिए बेटा जी समझने वाली चीज क्या है यहाँ पर, हमारे लिए समझने वाली चीज यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर रेजिडेंट को पढ़ते हैं। आगे आगे जब नेशनल लेवल पे हम इनकम करेंगे तब पता लगेगा बेटा, ठीक है ना। क्या पता लगेगा, जब ये पता लगेगा कि हमें ये देखना है कि इंडिया का रेजिडेंट कौन है बेटा, क्योंकि रेजिडेंट पे डिपेंड करेगी हमारी नेशनल इनकम। अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करेगा बेटा नेशनल इनकम। हालांकि इसके बारे में शायद मैं बहुत ज्यादा अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा बेटा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब नेशनल और डोमेस्टिक में डिफरेंस समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास से, तो आपको क्लैरिफाई होगा। तो फिलहाल तो आपको ये चीज समझनी है बस में कि रेजिडेंट का मतलब क्या होता है। कहता है जी, इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट सिटीजन एंड रेजिडेंट आर नॉट द सेम। ए पर्सन कैन बी सिटीजन but not necessarily the resident of that country, and one can be citizen of the country and the same time resident of another country. For example, a non-resident Indian is a citizen of India but a resident of country where he lives. नेचुरल है बेटा, कोई भी इंडिया का सिटीजन लेकिन आजकल बाहर सेटल है, तो वो सिटीजन तो इंडिया का है लेकिन वो रेजिडेंट वहां का हो गया। हाउ कैन वी डिफाइन ए रेजिडेंट, अब वो चाहे कोई पर्सन हो बेटा या इंस्टीट्यूशन हो, is the one whose center of economic interest lies in economic territory of that country where he lives. मतलब उसका इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होगा ना बेटा वो उस कंट्री में होगा जहां वो रहता है। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसे कहते हैं, वेयर द रेजिडेंट या इंस्टीट्यूशन लिव और लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी मोर देन 1 year and the resident carry out the basic economic activity of earning, spending and accumulation। मतलब कमाना, खर्चना और जोड़ना अगर आपका उसी कंट्री में बेटा, तो आप उस कंट्री के रेजिडेंट हो। समझ आ गए। तो आपका बर्थ कहाँ हुआ है, इकोनॉमिक्स में इट इज मैटरलेस। हमें सिटीजनशिप नहीं पढ़नी इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी, हमें बेटा रेजिडेंट पढ़ना है आगे चलकर। और रेजिडेंट का मतलब क्या है, आपका बर्थ कहीं का भी हो बट आप रहते जहां पर हो आप वहां के रेजिडेंट माने जाओगे। बट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बेटा किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की रेजिडेंट नहीं होती, ये एक न्यूट्रल पोजीशन है बेटा, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है बेटा कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं आगे, हम पढ़ने वाले हैं बेटा रेजिडेंट, नॉट सिटीजन। हालांकि इन सब का यूज कहाँ आएगा बेटा, अब नेक्स्ट क्लास से हम आएंगे अपने न्यूमेरिकल वर्क पे। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, थोड़ा न्यूमेरिकल थोड़ा थ्योरी दोनों करेंगे बेटा। फिर आपके आएंगे कन्वर्जन के फॉर्मूले, जो मैंने न्यूमेरिकल आपको बताया था बेटा, जिसके अंदर ये हमारे सारे आएंगे फॉर्मूलाज। और फिर ये टेबल मेंटेन करेंगे बेटा हम, जो न्यूमेरिकल में आपको बताया जाएगा कैसे कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं
इट जस्ट लाइक 56 फॉर्मूलाज, ये टेबल। बट बेटा जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर उसके अकॉर्डिंगली आप 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये सारे 56 फॉर्मूलाज यू कैन डू विद इन ए मिनट, दैट्स वेरी श्योर। 3 फॉर्मूलाज, 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं, ये 56 सॉल्यूशन आप विद इन मिनट कर लोगे। बस चलेंगे आराम आराम से, देखकर ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन आपको करने प्रॉपर है, ध्यान से करने हैं। अब आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट कहां तक कराया बेटा? रेजिडेंट तक। 9 कॉन्सेप्ट आपके हो गए हैं। तो आप मान के चलिए बेटा ये 9 कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह लर्न भी करने हैं, अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, और फॉर्मल लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। लर्न करने का मतलब बेटा लर्निंग इन योर फॉर्मल लैंग्वेज। अगर मेरी लैंग्वेज फॉर्मल और अच्छे लेवल की नहीं हुई बोर्ड में, तो बेटा मार्क्स तो मिलेंगे पर एवरेज मिलेंगे। टीचर को एक्सक्यूज मत दीजिए कहां नंबर काटे वो, बस वहीं आपकी नंबर फाइट है। तो जहां आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, मार्क्स अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट बेटा, मेरा टॉपिक आज का ओवर है। सो इफ यू वांट टू टेक एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज वी शुड।